नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। राम की नगरी अयोध्या में आज शानदार तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है और ऐसे में तैयारी भी खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी दीपोत्सव में शामिल हुए हैं, जहां पर 5 लाख से ज्यादा दियों को आज जलाया जाना है और इसके अलावा झांकी भी निकाली गई है। रात के समय लाइटिंग की विशेष व्यवस्था भी की गई है और इस बार के कार्यक्रम में महिलाओं की प्रतिभागिता बड़े स्तर पर है, क्योंकि यूपी सरकार मिशन शक्ति को चला रही है और हर बार की तरह राम की पौड़ी को लाखों दियों से रोशन किया गया है। और थोड़ी ही देर में वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और इसके अलावा अयोध्या में मौजूद सभी मंदिरों, घरों के बाहर भी दिए जो हैं वो जलाए जाएंगे। वह कार्य जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से और उनकी रणनीति से आज 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है, जिसकी हमारी कई पीढ़ियों को प्रतीक्षा थी। इसलिए मैं उन सभी पीढ़ियों की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, मैं विगत वर्ष तक जब भी अयोध्या आता था, हमारे पूज्य संतों का भी और भक्तों का भी एक ही आग्रह रहता था। वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी, जब भी मैं यहां बोलने के लिए खड़ा होता था तो मैं कुछ विकास के कार्यों के साथ अयोध्या को जोड़ने के लिए आता था, लेकिन आवाज एक ही आती थी कि योगी जी, काम की बात मत करो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करो। एक ही आवाज हमें हर जगह से सुनाई देती थी। और भाइयों बहनों, भारत माता के लाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के संकल्प को पूरा किया है और स्वयं कोरोना कालखंड में कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वयं समय देकर के वे अयोध्या धाम पधारे और अयोध्या में आकर के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया को राम राज्य की उस परिकल्पना का स्पष्ट संदेश दिया, जो पिछले 6 वर्षों से इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए अपने एक एक क्षण जिसके लिए उन्होंने समर्पित किया और जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, वह इस देश ने देखा है। आज का जो दिवस है, दीपोत्सव भगवान राम का के द्वारा सत्य, धर्म और न्याय की लड़ाई जीतने के बाद अयोध्या आगमन, 14 वर्षों के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग मनाते हैं और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, फिलहाल जिस तरीके से वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? कितने बजे दीपोत्सव वहां पर होना है? कितने बजे वो विश्व रिकॉर्ड जिसका इंतजार है और जिसके लिए तैयारियां जो है वो काफी लंबे समय से वहां पर चल रही है, वो कब होना है? देखिए हितेंद्र, मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल सहित तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कार्यक्रम की अगर हम हितेंद्र बात करते हैं तो कार्यक्रम यहाँ पर राम का राज्याभिषेक हो चुका है और योगी आदित्यनाथ श्री राम लला का दर्शन भी कर चुके हैं, वहाँ दीप भी प्रज्वलित कर रहे हैं। यहाँ पर राम दरबार की अगर बात करें तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सहित सभी राज्यपाल और मंत्रियों का अभिभाषण चल रहा है और उन्होंने तमाम प्रकार की सौगातों का भी जो है उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं और तमाम प्रकार की जो है चीजें बताई जा रही है। जी हितेंद्र, बिल्कुल गौरव, एक ऐतिहासिक दिन आज, क्योंकि राम मंदिर जिसका इंतजार था लंबे समय से राम भक्तों को और खासतौर पर अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म के लिए बड़ा ही एक ऐतिहासिक दिन एक बार फिर से ये बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राम मंदिर की नींव जो है वो रखी जा चुकी है और उसके बाद ये पहली दिवाली है और पहली दिवाली को लेकर के खासा उत्साह लोगों में वहां पर।
देखिए हितेश, यहाँ का उत्साह जो है काफी दिखाई पड़ रहा है। अभी आज राम की पैड़ी पर कुछ ही देर में 6 लाख दीप प्रज्वलित करने हैं। यहाँ पर तैयारियां बच्चों द्वारा की जा चुकी है। कुछ देर में सरयू आरती होगी। सरयू आरती के बाद दीप प्रज्वलित का कार्य होगा हितेश। और कहीं करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल गौरव, क्या वहां पर सरयू में जो आरती होगी वहां पर भी सीएम योगी पहुंचेंगे? देखिए, जो सरयू आरती होनी है वहां पर आनंदीबेन पटेल सहित जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सहित वीआईपी लोग वहां और सरयू आरती में रहेंगे। और बच्चे जो है वहां पर पूरी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं और वहां पर कुछ ही लोग, ज्यादा संख्या में लोगों को जाने की अनुमति नहीं है हितेन। बिल्कुल, और उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि एक विश्व रिकॉर्ड आज बनाया जाना है दीपोत्सव को लेकर के। 5 लाख से ज्यादा दिए वहां पर जलाए जाने हैं। फिलहाल क्या दियों को जलाने को लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए हितेन, जो दीप जलाने हैं आज कहीं ना कहीं गिनीज बुक में रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ का चौथा दीपोत्सव है। कहीं ना कहीं अभी एक ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में एक भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए एक खुशी का माहौल है हितेंद्र जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि खुशी का माहौल वहां पर है और लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यक्रम वहां पर चल रहा है और जो तमाम लोग, बड़े लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका भाषण भी चल रहा है। तो ऐसे में उस कार्यक्रम में कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं? देखिए हितेश, अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा लोगों को जो है बुलाया नहीं गया है। यहाँ आमंत्रण पत्र जिसका भेजा गया है वही लोग आए हैं और जो पास सूचना विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, जिला प्रशासन ने जारी किया है, वही लोगों को आने की अनुमति नहीं मिल रही है। और जो जिसका पास नहीं है उनको आने की अनुमति नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं हितेश, ये दीपोत्सव वर्चुअल दीपोत्सव मनाया जा रहा है। लोग घरों में ही देख करके जो है अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और बड़ी बड़ी एलईडियां लगाई गई हैं। और कोविड-19 कोरोना को देखते हुए हितेंद्र, यहाँ पर आपकी ज्यादा भीड़ नहीं है। जो वॉलंटियर है जिसको दीप जलाना है उन्हीं लोग यहाँ पर 10,000 छात्र छात्राएं और कुछ सामाजिक संस्था है जो दीप प्रज्वलित करने का काम करेंगे हितेंद्र। बिल्कुल गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से ये ऐतिहासिक दिवाली जो है वो इस बार रहने वाली है और उसको लेकर के कार्यक्रम का आयोजन भी अयोध्या में किया जा रहा है। चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर, एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जवानों की शहादत का भारत ने बदला लिया है। ये बड़ी खबर, 8 पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के फायरिंग में सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और जिस तरीके से भारतीय सैनिकों की जो शहादत हुई है उसका बदला भी इसी वक्त पर ले लिया गया है। आज सुबह से ही एलओसी पर माहौल जो है वो तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सीमा से एलओसी पर लगातार जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसको लेकर के यह बड़ी खबर। इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि वहां 3 जो भारतीय जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, लेकिन अब यह खबर अहम इस बीच सामने आ रही है। भारतीय जवानों ने भी बदला ले लिया है। 8 जवान पाकिस्तान के मार गिराए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, सीज फायर का उल्लंघन किया गया। दिवाली का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है, जश्न में डूबे हैं लोग, लेकिन सीमा पर कायराना हरकत, नापाक हरकत पाकिस्तान लगातार कर रहा है और उसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से त्योहार के दिन 3 जवान भारत के शहीद हुए, ये कहीं ना कहीं दुखद खबर उन परिवारों के लिए जिनके चिराग। रविंद्र श्रीवास्तव इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि त्योहार के दिन भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और लगातार संघर्ष जो है वो जारी है। 8 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर घाटी के उड़ी सेक्टर और पुंछ के सावजिया सेक्टर में भारी गोलाबारी की है, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान, सेना के 1 जवान जो है वो शहीद हुआ है। और कहीं ना कहीं भारतीय सेना की तरफ से भी रिटेलिएशन जो है वो काफी हैवी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 7 से 8 जो पाकिस्तान के जवान हैं और घुसपैठिए जो है वो मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ के सावजिया सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलाबारी की है, जिसमें 7 स्थानीय लोग जो है
वो घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो हालांकि भारत के अंदर दिवाली का त्योहार कल है, लेकिन उसकी तैयारियां जो पहले से शुरू की जाती है और इसी त्योहार को फीका करने के लिए पाकिस्तान ने फायरिंग की है, जिसमें बहुत ज्यादा जो है तनाव जो है वो बॉर्डर पर बना हुआ है, क्योंकि स्थानीय लोग जो है वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। भारत जो पाकिस्तान की फायरिंग है वो स्थानीय घरों पर जो है वो गोले गिर रहे हैं, मोर्टार के गोले जो है वो पाकिस्तान भारतीय पोस्टों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारत जो है मोर्टार के गोले दाग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पाकिस्तान बर्फबारी होने से पहले भारी घुसपैठ जो है वो करवाना चाहता है, क्योंकि 300 से 350 आतंकी जो है पाकिस्तान के उस पार जो लॉन्चिंग पैड सक्रिय है वहां से उनकी घुसपैठ करवाना चाहता है। लेकिन भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते पाकिस्तान जो है घुसपैठ नहीं करवा पा रहा और इसी वजह से भारी गोलाबारी जो है वो कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से तगड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें पाकिस्तान को भी खासा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। जी बिल्कुल रविंद्र, एक तरफ देश भर में त्योहार मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो खुशी में भंग डालने की कोशिश पूरी तरह से की गई है। रिहायशी इलाकों में दहशत फैलाने की कोशिश की गई और अलग अलग जगहों पर आज फायरिंग की गई, जिसमें कई स्थानीय नागरिक भी मारे जाने की खबर सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जवान वहां पर डटे हुए हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल कितने स्थानीय नागरिकों की इसमें मौत हुई है और कितने लोगों की घायल होने की खबर है? जी देखिए, सावजिया सेक्टर में अगर पुंछ के सावजिया सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर करीब 7 लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं और बाकी जो है पुरुष है। और वहीं उड़ी सेक्टर की बात करें तो उड़ी सेक्टर में 5 स्थानीय जो हैं वो मारे गए हैं और करीब 4 स्थानीय जो हैं उड़ी सेक्टर में जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की गई है, भारी गोलाबारी की गई है, तो स्थानीय जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा दहशत में हैं। एक तरफ तो जहां दीपावली का त्योहार जो है उसकी तैयारियां चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो लगातार भारतीय सेना में भारतीय क्षेत्र में जो है वो गोलाबारी कर रहा है, जिसके चलते त्योहार को फीका करने की कोशिश जो है पाकिस्तान। रविंद्र, अक्सर देखा गया है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर सीज फायर का उल्लंघन होता है, लेकिन आज अगर बात की जाए तो एक साथ अलग अलग कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन एक साथ ही किया गया है। कहीं ना कहीं पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये सीज फायर का उल्लंघन आज किया गया और इसी का खामियाजा अब पाकिस्तान को भुगतना भी पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ के जो पाकिस्तान के अंदर बालाकोट है वहां पर कई लॉन्चिंग पैड सक्रिय है। वहीं लीपा घाटी जो है उड़ी सेक्टर के अंदर वहां पर भी कई लॉन्चिंग पैड जो है वहां पर सक्रिय है और उन्हीं लीपा घाटी की साइड से ही लगातार जो है पाकिस्तान जो भारी गोलाबारी कर रहा है, जिसके चलते कि घुसपैठ करवाई जा सके, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बर्फबारी जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि हल्की हल्की बर्फबारी जो है उन्हीं इलाकों में, क्योंकि जो अपर रीचेस के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी शुरू भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं बर्फबारी जो है वो उससे पहले जो घुसपैठ है पाकिस्तान बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ करवाना चाहता है। यही वजह है कि भारी गोलाबारी जो है पाकिस्तान कर रहा है, ताकि बिल्कुल रविंद्र, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से साजिशें रची जाती हैं, कोशिश की जाती है ताकि रिहायशी इलाकों में दहशत फैलाई जाए, आज एक बार फिर से इसी को देखते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन पाकिस्तान को भी बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है। 8 जवान पाकिस्तान के भी इस फायरिंग में मारे गए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। छोरे तीसरा लिखड़ा पहला साल आड़ी की तक गोज मताऊ दुगना कर दिया माल और किताऊ भिंडी प्याज टमाटर बैंगन ई बो है भरपाई मान बड़ा किसान का और खूब बड़ी कमाई। मारा पानी मारी विरासत यो बचाना जारी से आखिर आले खेत पहुंचाया और आगे की तैयारी से हाड़ी तक ट्रेनिंग दे के करा उसका जो मार्गदर्शन। MSP पे फसल खरीद के दूर करी या टेंशन और बता सम्मान निधि तक छोटे किसान की मुश्किल कर दी हल। प्याज जुर्माने माफ कर दिए दिया किसान ते बल। अम्बे एक साल में 5 साल की तैयारी कर दी भाई। हरियाणा का बढ़िया हाल भाई चोखा लिखड़ा पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए और महागठबंधन में लगातार असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर वोट फीसद को लेकर के हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर अब गद्दी को छोड़ देना चाहिए, और वहीं दूसरी ओर अभी तक एनडीए में भी औपचारिकता पूरी नहीं हुई है। अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल पर नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि उन्होंने दावा नहीं किया, एनडीए में शामिल पार्टियां ही इस पर फैसला करेंगी। आज पटना में सीएम हाउस में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई है और बैठक के बाद नीतीश कुमार ने यह कहा है कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को 12:30 बजे दिन में एक बार फिर से बैठक होगी और रविवार को ही एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा भी पेश करने के लिए राज्यपाल से मिलने जाएंगे। और इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी और हम पार्टी के जीतन राम मांझी शामिल हुए। वीआईपी की तरफ से मुकेश साहनी भी बैठक में मौजूद रहे। 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में संयुक्त विधायक दल की बैठक और उसी में निर्णय होगा और उसी के बाद सारा क्लियर किया जाएगा। कब शपथ होगा? हो जाएगा उसके बाद। आज का क्या कार्यक्रम? आज कैबिनेट की बैठक है। स्वाभाविक तौर पर जो काम होना चाहिए उसी की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा उनकी सूचना दी जाएगी, क्लेम किया जाएगा आदरणीय गवर्नर साहब के यहाँ और जो कुछ भी। मिथिलेश मिश्रा हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल जिस तरीके से आज ये बैठक हुई है एनडीए की, और उसमें साफ तौर पर अगर बात की जाए सीएम नीतीश कुमार की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि रविवार को बैठक होगी एक बार फिर से और उसमें मंथन होगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो क्या कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है? देखिए, आज शाम 4 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक हुआ। खास करके सीधे तौर पे कहें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। बैठक में तमाम बातों को रखा गया और ये अंतिम मुहर लगा दी गई और विधानसभा को भंग करने की बातें कही गई। भंग करने के बाद शाम 5 बजे राज्यपाल फागू चौधरी से मिलने के लिए खुद नीतीश कुमार गए और वहां पे जिस तरीके का बातें छन करके आ रही है कि अब नई सरकार की गठन करने की बातें कही जाएगी, उसी पे बातें करने के लिए सीधे राज्यपाल से मुलाकात की गई है। और सबसे अहम बातें होंगी कि 16 तारीख को 12:40 पे एक और बैठक करने की आयोजन किया गया और 17 तारीख को राजकोषीय की बातें कही जाएगी। जी बिल्कुल। अब जिस तरीके से ये एनडीए की बैठक हुई है, क्या उसमें ये मोहर नहीं लगी है अभी भी, या फिर औपचारिक ऐलान जो होना है वो रविवार को किया जाएगा कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे एक बार फिर?
देखिए सीधे तौर पे क्लियर हो चुका है कि आपकी जो विधानसभा भंग करने के बाद में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी अभी तक किसी तरह का कोई चर्चा नहीं है। चूंकि बीजेपी की जिस तरीके की बातें करें, चूंकि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का बैठक की गई है, बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जो नेता का चुनाव की जाएगी उसी पर ही इशारा क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का पद किसको धारित किया जाएगा। बिल्कुल मिथिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से बिहार में एनडीए की जीत हुई है उसको लेकर के जिस तरीके से अभी तक बैठकों का जो दौर है वो जारी है लगातार। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव नतीजों से बीजेपी उत्साहित है और मिशन 2023 में जुट गई है। सीएम शिवराज ने सत्ता के जरिए और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संगठन के जरिए मिशन 2023 पर काम शुरू भी कर दिया है। सीएम ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप जारी कर दिया है और वहीं वीडी शर्मा ने संगठन को मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस भी अपनी हार पर समीक्षा कर रही है। उपचुनाव में 9 सीटों पर सिमटी कांग्रेस में मंथन जारी है और बीजेपी के मुकाबले कमजोर संगठन से जूझ रही कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ये कब और कैसे होगा और 2023 के पहले कितना प्रभावी होगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन बीजेपी अब 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक मंडल स्तर तक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी में है और इसके जरिए मैदानी संगठन को और भी मजबूत किया जाएगा। आज भाजपा के साथ बड़े पैमाने पर अट्रैक्ट है हमारे नेतृत्व से, हमारे विचार से, हमारी नीतियों से, हमारे कार्यक्रमों से। तो देश का युवा, मध्य प्रदेश का युवा तो बड़ी संख्या में चुनाव में भी मध्य प्रदेश के युवाओं ने जो भूमिका निभाई है, मैं आपके माध्यम से उनको मध्य प्रदेश के सारे यूथ को बहुत बधाई भी देना चाहता हूं कि युवाओं ने इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है। तो उन सब युवाओं को भी जो आज भाजपा से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनता है और उनको प्रशिक्षण देकर के वो अच्छे कार्यकर्ता बने। ये प्रयास प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। तो जिस तरीके से कांग्रेस बहुत कम सीटों पर वहां पर जीत पाई है, जिस तरीके से 28 सीटों पर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ और उसमें 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। इसी से उत्साहित है बीजेपी और लगातार आगे की जो रणनीति है उसके बारे में मंथन किया जा रहा है, उस पर काम भी शुरू हो चुका है। एक तरफ अगर सत्ता की बात करें तो सत्ता में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने रोड मैप के बारे में अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया है और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं संगठन को मजबूत करने के लिए वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी अब अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। बड़ी तेजी से युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और उनके लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी रख दिया गया है। और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जिस तरीके से एक बड़ी हार से यहाँ पर जूझना पड़ा है, क्योंकि सरकार आम चुनाव में अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ही बनी थी। कांग्रेस के विधायक टूटने की वजह से ये उपचुनाव हुए हैं और इन उपचुनावों में एक बड़ी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी है, क्योंकि जो कांग्रेस का संगठन है वो मजबूत नहीं है और इसी को वजह माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है बड़ा बदलाव भी हो सकता है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनको बदला जा सकता है या फिर किसी नए चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उसको लेकर के भी संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि 2023 में किस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उतरेगी। लेकिन अगर बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो लगातार जिस तरीके से पहले सरकार बनाने में जिस तरीके से अहम भूमिका निभाई और अब आगे संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस तरीके से काम कर रहा है, उससे ये संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं कि मिशन 2023 के लिए अब जो तैयारियां हैं वो बीजेपी ने शुरू कर दी हैं राज्य में। शैलेंद्र पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से दोनों खेमों में अगर बात कांग्रेस और बीजेपी की जाए तो किस तरीके का उत्साह और निराशा दोनों तरफ देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम बात करें प्रदेश की तो यहाँ पर बीजेपी को उपचुनाव के जीतने के बाद यहाँ लगातार चुनौती आ रही है, चूंकि यहाँ पर अगर बात करें तो कई विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी हारे और चंबल सीट की हम खासतौर पर बात करें तो 7 सीटों पर यहाँ पर हार रहे। उसके बाद 4 मंत्रियों का कैबिनेट विस्तार में 4 मंत्रियों का भी यहाँ पर पद खाली हुआ, लेकिन कई
बिंद क्षेत्र, सतना रीवा या कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से दावेदारी भी सामने आ रही है और चुनौती भी सामने आ रही है। और यहाँ पर ग्रामीणों की समस्या भी लगातार बनी हुई है। लगातार हम चुनाव कवरेज के दौरान समस्या भी बता रहे हैं। तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं किसके साथ साथ कई ऐसी सैकड़ों योजनाएं जो इन योजनाओं को पलीता लगाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वही भी लोग यहाँ नजर आते हैं। तो इतने साफ है कि बड़ी चुनौती होगी बीजेपी को योजनाओं का क्रियान्वयन, लोगों तक नहीं पहुंचना। और आगामी चुनाव भी नजदीक है, नगरीय निकाय का चुनाव हो या यहाँ पंचायत का चुनाव हो, आने वाले समय में इस चुनाव में भी लोगों को जवाब देना है। बीजेपी को यहाँ भी संगठन और लगातार तैयारी करनी है। लेकिन अगर बात कांग्रेस की जाए, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर करारी हार झेलनी पड़ी है, भले ही 9 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन सरकार वो नहीं बना पाई जिसका वो दावा कर रहे थे। अब किस तरीके का मंथन, किस तरीके से आगे की जो रणनीति है उसको बनाया जा रहा है कांग्रेस में? देखिए जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति की हम बात करें तो लगातार जिस तरह उनके 25 विधायक बीजेपी में शामिल हुए और उपचुनाव के बाद एक विधायक और बीजेपी में शामिल हुआ, संगठन की कमजोरी साफ तौर पर समीक्षा के तहत उपचुनाव में देखने को भी आती है। और दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो लगातार उनके विधायकों को लेकर बैठक हो रही है और संगठन विभिन्न प्रकोष्ठों को लेकर भी ये बैठक देखने में आ रही है। तो साफ है कि तैयारी और चुनौती बिल्कुल शैलेंद्र, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से अलग अलग दलों में अलग अलग रणनीतियां बना रही है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अगली रणनीति जो है वो बनानी शुरू कर दी है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਟਾਈਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਬਣਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48,910 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 2,774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਰ 2,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ, 48,910 ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਖ਼ੁਆਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। 750 ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। पंजाब च बन रहे ने 750 सांझे मैदान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर ब्लॉक के ग्राम प्रधान अमरपाल सिंह माछड़ा भगवानपुर की तरफ से व नौगांव सादात विधानसभा की विधायक श्रीमती संगीता चेतन चौहान जी को जीत की बधाई और दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के ब्लॉक गंगेश्वरी के विकासखंड अधिकारी मोहम्मद जाकिर की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे अलग अंदाज हम बनेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि सुधार कानून बनाए जिसे लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हरियाणा और पंजाब के अलावा देश भर में भी कई जगहों पर चल रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है इसलिए ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों की एक बैठक बुलाई और इस बैठक में किसान संगठनों की तरफ से प्रतिनिधि और केंद्र सरकार की तरफ से 2 मंत्री शामिल हुए। रेल मंत्री पीयूष गोयल रेल मामले को लेकर के और कृषि मामले पर मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ किसान नेताओं की चर्चा चल रही है। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? क्या अभी तक ये बैठक चल रही है या फिर बैठक खत्म हो गई? देखिए, सीधे तौर पर विज्ञान भवन की बात करें तो दिल्ली विज्ञान भवन में अभी भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, अभी भी बैठकें की जा रही हैं और लगातार 2 मंत्री जिस तरह से सुबह 11 बजे से ही किसानों के साथ चर्चा कर रहे थे खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर कि किस ढंग से जो इस कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है उस विरोध के स्वरूप को शांत करवाया जा सके, क्योंकि किसान लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन कानूनों को एक सिरे से रद्द किया जाए और जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। हालांकि आज जो 30 किसान जत्थेबंदियां दिल्ली गई हैं केंद्रीय मंत्रियों से बैठक करने के लिए, वो सीधे तौर पर यह कहकर गई हैं कि आने वाले समय में उनके जो आंदोलन है वो नहीं रुकने वाले अगर इस बैठक में केंद्र जो है संजीदगी से कोई फैसला नहीं लेता। हालांकि आज भी प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं और किसान ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार की दिवाली हाथ में मशाल लेकर काली दिवाली के तौर पर मनाते हुए वो नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अहम है आज की ये बैठक जो अभी भी जारी है जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। क्या किसी तरह की कोई सहमति बन पाती है, क्योंकि यहाँ पर रेल मंत्री भी मौजूद हैं, कृषि मंत्री भी मौजूद हैं जो कृषि कानूनों को लेकर चर्चा करेंगे और रेल मंत्री कहीं ना कहीं अपनी स्थिति से अवगत करवाने का प्रयास करेंगे कि किसानों ने तो भले ही पंजाब के रेलवे ट्रैक खाली कर दिए गए हों लेकिन अभी तक रेलवे की तरफ से मालगाड़ियों को पंजाब में क्यों नहीं शुरू किया गया, इस पर भी जो रेल मंत्री हैं अपना स्पष्टीकरण किसानों को देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि केंद्र ने ये कंडीशन रख दी है कि जब तक पंजाब यात्री ट्रेनों को चलाने की अनुमति नहीं देगा, उसकी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाएगा, तब तक मालगाड़ियां भी पंजाब में नहीं चलती नजर आएंगी। तो ऐसे में पंजाब के लिए दुविधा की स्थिति थी, क्योंकि पंजाब में पहले ही कोयला जो है सभी जो पावर हाउसेज हैं, जो पावर स्टेशन है वहां पर खत्म हो चुका है और इसके अलावा गेहूं की जिस तरह से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं बिजाई शुरू हो चुकी है, तो किसानों को गेहूं की बिजाई के समय यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और इस वक्त 10% के आसपास ही यूरिया पंजाब के पास मुहैया था। तो ऐसे में
बड़ी कशमकश की स्थिति थी पंजाब के लिए, क्योंकि एक तरफ तो धान की खरीद का मंडियों में सिलसिला शुरू था और बारदाना भी नहीं था। तो ऐसे में ये बैठक काफी मायने में अहम है। देखने वाली बात रहेगी कि बैठक जब खत्म होती है तो उसमें क्या नतीजा निकलकर सामने आता है और क्या आने वाले दिनों में किसानों के आंदोलन जो है वो इसी तरह से जारी रहेंगे, बैठक से पहले केंद्र जो है वो किसानों को समझा पाने में सक्षम हो पाई है। बिल्कुल, बैठक से पहले जिस तरीके से किसान ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है, शर्तों को रखा गया है बैठक के लिए, उससे ऐसा नहीं लगता कि समाधान निकलेगा। और बैठक काफी लंबा वक्त हो चला है, बैठक लगातार जारी है, लेकिन अभी तक भी ये बैठक खत्म नहीं हुई। तो क्या कुछ अंदर से क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि अभी सहमति बन रही है, या फिर अभी भी सहमति को लेकर के कोई बात जो है वो खबर जो है वो कोई सामने नहीं आ पा रही? देखिए बिल्कुल हितेंद्र, हर तरह का प्रयास केंद्र जो है वो किसानों को समझाने के लिए करता हुआ नजर आ रहा है कि विरोध के स्वरूप को किसी तरह से शांत करवाया जाए, क्योंकि अब ये विरोध जो है ये राष्ट्रव्यापी विरोध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो सीधे तौर पर कह चुकी हैं कि अब वो केवल पंजाब या फिर हरियाणा में विरोध नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने विरोध को दिल्ली तक लेकर जाएंगे और दिल्ली घेराव की घोषणा तक उनके द्वारा कर दी गई है। ऐसे में केंद्र के लिए भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन में अगर किसानों का यह आंदोलन तब्दील हो गया तो फिर केंद्र के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। और हरियाणा में पहले ही बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ चुका है, जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव में जो बीजेपी है उसकी बड़ी हार होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में चुनाव पर भी इसका असर पड़ रहा है, सरकार की कार्यप्रणाली पर भी इसका असर पड़ रहा है और किसान अपनी बात पर अड़िग हैं। तो ऐसे में उनको समझाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। कई जो सुझाव हैं वो किसानों से भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों को इन कानूनों से भी अवगत करवाया जा रहा है। लेकिन मीटिंग जब ओवरऑल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल मीटिंग है और सभी किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो रूम के अंदर ही मौजूद हैं जहां पर बैठक लगातार जारी है, तो मीटिंग के बाद देखने वाली बात रहेगी कि कितने दौर की ये बैठक होती है और उन दौरों की बैठक में क्या कुछ सहमति किसानों और केंद्र सरकार के बीच में बनती नजर आती है। बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार बैठक जो है वो जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 मंत्री इस बैठक में शामिल हैं और पंजाब से किसान जत्थेबंदियों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं और लगातार जो किसान कानूनों का मसला है उस पर जो मंथन है वो जारी है। लेकिन पंजाब में किसान आंदोलनों के चलते रेल नहीं भेजी जा रही है, इसलिए हरियाणा के अंबाला में बस स्टैंड पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पंजाब जाने वाले यात्रियों की भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। दीपावली का त्योहार है जिस पर लोग अपने घर जाना चाहते हैं और जो लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि रेलगाड़ियों को चला देना चाहिए। पंजाब में रेल यातायात पूरी तरह से बंद होने की वजह से पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों का अंबाला बस अड्डे पर जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है और इसके लिए हरियाणा रोडवेज ने अतिरिक्त बसें भी चलाई हैं, जिससे यात्रियों को त्योहारी सीजन में आने जाने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि रेल सर्विस सारी बंद है तो मुझे बसों पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। वहाँ से पहले एक बस ली गुड़गांव से वहाँ के लिए अम्बाला के लिए, अब अम्बाला से फिर बस चेंज करके हम लुधियाना के लिए जा रहे हैं। तो मेरी तो यही भारत सरकार से यही विनती है कि जल्द से जल्द रेल सेवा शुरू की जा सके ताकि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो पर उनको परेशानी ना हो। बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना सामान के साथ आना जाना बड़ी मुश्किल है बात। और मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। दिक्कत हमें ये आ रही है कि एक तो टाइम इशू हो रहा है, बार बार बसें चेंज करनी है। अब क्या है कि सब कुछ तो खुल ही चुका है, तो गवर्नमेंट को आई थिंक ये रेलवे भी खोलनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन तो कर रही है, बसेज में भी तो वही लोग हैं और ट्रेनों में भी वही लोग होंगे। तो ये तो है नहीं कि बसेज में कोरोना है या रेल में कोरोना है या बसेज में कोरोना नहीं है। लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, आने जाने की बड़ी दिक्कत है। और कई पर्सन ऐसे होता है जो इतना पे नहीं कर सकते, वो रेलवे में कम पेमेंट करके वो ईजिली कर सकते हैं। तो बड़ी दिक्कत है। अभी गवर्नमेंट को ये खोलनी चाहिए बिना बात की। अभी रोक लगा रखी है, जब सब कुछ खोल दिया उन्होंने तो ट्रेन खोलने में क्या दिक्कत है। अब अंकुर कपूर हमारे संवाददाता अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, कितनी बसें जो हैं वो अतिरिक्त हरियाणा रोडवेज की तरफ से चलाई जा रही है और क्या कुछ परेशानियों का सामना वहां पर यात्रियों को करना पड़ रहा है? जी जितेंद्र, वैसे तो त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन यात्रियों के लिए किया था जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में जो ट्रेनों की सर्विस है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और यात्री बसों के सहारे अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं, जिससे बस अड्डों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हरियाणा रोडवे ने भी यात्रियों की मांग पर अतिरिक्त बसें इन रूटों पर लगा दी गई है, जिससे यात्रियों की कोई परेशानी ना हो और वे अपने गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुंच सके। इस बारे में जब हमने बात की यात्रियों से तो जो यात्री गुड़गांव से लुधियाना जा रहे थे उन्होंने कहा कि ट्रेनें बंद होने की वजह से उन्हें पहले गुड़गांव और फिर अंबाला से बस लेनी पड़ रही है
और उसके बाद अंबाला से लुधियाना के लिए उन्हें बस लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उन्हें टाइम ज्यादा लग रहा है। परिवार में छोटे छोटे बच्चे होने के कारण उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि जल्द पंजाब जाने वाली रेल सेवाओं को बहाल किया जाए, जिससे हमें परेशानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उससे जो बड़ी संख्या में यात्री जो हैं अपने त्योहार पर घर जाना चाहते हैं, उनको भारी परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने बीजेपी पर तंज कसा है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत हुई है और पंजाब बीजेपी ने राज्य में 2022 में जीत का दावा किया। इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मलूका ने कहा कि अब गठबंधन टूट चुका है, इसलिए हर कोई आजाद है, सभी दल अपना अपना दावा करते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी का भ्रम भी टूट जाएगा। देखो, दावा करने को किसी ने नहीं रोक सकता, हर बंदे का राइट है। ਜਿਹੜਾ ਜੇ दावा नहीं करूगा तो चोण ही नहीं लड़ी जा सकती। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ? दावा तो सारे जिन्ने लड़नगे सारे ही करनगे भी असीं कोई आखूगा MLA बनना, कोई आखूगा वजीर बनना, कोई सरकार बनाउणी है। दावे बिना तो इलेक्शन लड़ी नहीं जाती, लड़ी जाऊगी। ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ नहीं, सानू कोई नुकसान नहीं गा, असीं आपदी दम ते लड़दा, सानू की नुकसान है? उन्होंने आपदे दम ते लड़दा, असीं आपदे दम ते लड़दा। साडा कई चिरां दा ना विच विच चली जाती सी गल, ਉਹਦੇ 23 सीटां थोड़ियां सानू बाहलियां दिओ, कोई थोड़ा विच विच चला इरकी कुदरती हालात ਇਹੋ ਜਿਹੇ बन गए, परमात्मा ने बनाते। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा बल अभियान चलाते रहते हैं ताकि नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सर्चिंग पर रवाना हुई सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक और कार्रवाई की है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की याद में बनाए गए नक्सली स्मारक को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। माओवादियों ने आमाबेड़ा के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यह स्मारक बनाया था और नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम लगातार गश्त वहां पर करती रहती है, जिससे नक्सली अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो सकें। छत्तीसगढ़ के कांकेर में यह कार्रवाई की गई है, जहां पर जो पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में जो नक्सली मारे जाते हैं उनकी याद में यह स्मारक वहां पर बनाया गया था और इसको सुरक्षा बलों के जवानों ने वहां पर ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया गया। क्योंकि और वहीं हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का काम उत्तराखंड में चल रहा है, जिसके लिए मटेरियल की सप्लाई कर रहा एक डंपर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। डंपर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हादसा उत्तर प्रदेश सेतु निगम के खांड गांव रायवाला स्थित मिक्सर प्लांट के अंदर हुआ है और गनीमत रही है कि इस हादसे में डंपर चालक की जान बच गई, लेकिन ड्राइवर को चोट जरूर लगी है। एक प्लांट में एक डंपर हाइड्रोलिक सिस्टम से ट्रॉली को ऊपर उठाकर सामग्री को प्लांट में डाल रहा था, तभी ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में वो आ गया और करंट का तेज झटका लगने से चालक झटके के साथ दूर जाकर के गिरा। चालक का नाम जयकिशोर बताया जा रहा है। उसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत सामान्य बनी हुई है। सर मैं डिब्बा उठा उठा दिया मैंने, गाड़ी पूरी खाली कर दी। जैसे मैंने गाड़ी में थोड़ा सा आगे झटका दिया ना डाला बंद करने के लिए, मैं नीचे उतरा। नीचे उतरने के फिर दोबारा मैं हथौड़ी उठाई, आगे बम्पर पे रखी थी। बम्पर पे हथौड़ी पे हाथ रखते ही ना मैं एकदम दूर धकेल दिया, बहुत दूर फेंक के मारा, सारे हाथ पैर चल गए और डब्बा थोड़ा सा टच हो गया और नीचे से आग लगना शुरू हो गई। चोट भी लगी? हाँ जी सर, ये हाथ में ज़्यादा चोट है। अभी फिलहाल दिक्कत तो नहीं है? ना दिक्कत नहीं है सर, सुन सा हो रहा है सर। आग कैसे लगी गाड़ी? आग सर तार के द्वारा ही लगी थी। ऊपर तार जा रही थी? हाँ जी सर। और कहाँ से ला रहे थे तुम? चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ENB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया
पूरी तरह से शरीर पर लगना और